हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज हम सेकंड ग्रेड एसएसटी के अंदर जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट हैं इसकी जो सीरीज चल रही हैं उसका दूसरा वीडियो है। कल हमने पढ़ा था नेशनल इनकम और आज हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन। इसका हिंदी में अर्थ होता है उपभोग्य कार्य। तो ये है कल का मैटर और आज हम पढ़ने वाले हैं कंजप्शन फंक्शन। तो देखिए कंजप्शन फंक्शन है ये रहा। तो सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो सेकंड ग्रेड में अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। खर्च योग्य आय। खर्च योग्य आय कौन सी है? एक तो है उपभोग व्यय जो आपने खर्च कर दिया है, और एक है बचत जो आपने खर्च नहीं किया, बचा कर रखा है। ये दोनों मिलकर के क्या होती हैं? खर्च योग्य आय होती है। कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में भी वृद्धि बताती हैं। संबंधित वस्तु की मांग की लोच इकाई से कम है। क्या होगा? इकाई से कम है। इनकी इकाई होती है 1 से 10 तक। हम लोच पढ़ेंगे उस समय ये टॉपिक क्लियर करेंगे, लेकिन ये उपभोग व्यय से संबंधित था इसलिए मैंने इसको इसमें रखा। कीमत में वृद्धि के साथ उपभोग व्यय में वृद्धि बताती हैं कि संबंधित वस्तु की मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम होगी। इकाई से कम मतलब 1 से 9 तक, ठीक है ना। उपभोग व्यय एवं व्यक्तिगत बचत बराबर होती हैं। तो क्या होती? उपभोग जो आपने खर्च कर दिया और आपने जो बचा कर रखा, दोनों मिलाकर क्या होगा? व्यक्तिगत खर्च करने योग्य आय। ये प्रश्न 2 बार पूछ लिया। तो आज तक ये 3 प्रश्न ही आए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में। अब हम उन प्रश्नों को देख लेते हैं जो आरपीएससी द्वारा आरएस एग्जाम में पूछे गए हैं उपभोग्य कार्य से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? उपभोग प्लस बचत बराबर क्या है? उपभोग्य व्यक्तिगत आय। इनका थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत लाइन चेंज हो जाती है, कॉन्सेप्ट वो का वो है। ये प्रश्न आपके 3 मतलब 2 बार पूछ लिया सेकंड ग्रेड के अंदर, और ये आरएस के प्रश्न है। दोनों अक्षों की ओर बढ़े हुए एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के लिए कीमत उपभोग वक्र गिरता है फिर बढ़ता है। पहले क्या होता है? गिरता है फिर बढ़ता है। दोनों अक्षों की ओर बढ़े हुए एक सीधी रेखा वाले मांग वक्र के लिए कीमत उपभोग वक्र के अंदर ये वक्र होता है कीमत उपभोग वक्र, जिसके अंदर पहले तो गिरता है और फिर बढ़ता है। यदि किसी देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होता है, ये सेम टू सेम ऐसा का ऐसे ही प्रश्न बना कर देंगे, ऑप्शन भी सेम ही होंगे। आरपीएससी जब भी रिपीट करती हैं तो सेम टू सेम सवाल देती हैं, इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ आरएस के क्वेश्चन। यदि किसी देश को व्यापार से लाभ होता है तब उसका उपभोग बिंदु होगा क्या होगा? पीपीएफ के ऊपर। यदि किसी देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होता है तो उसका उपभोग बिंदु क्या होगा? पीपीएफ। इसको सिर्फ रटन क्रिया करनी है, आपको कोई माहिर तो बनना नहीं है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में माहिर है ना, धुरंधर लोग भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये सीए वाले जो सीए के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इकोनॉमिक्स में ज़रूर उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो 5 साल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट ही पढ़ता है। और आपको यदि आपके सेकंड ग्रेड में वैसे भी 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट में यदि आप सारा का सारा ध्यान इकोनॉमिक्स में देंगे तो बहुत ही ज़्यादा पछताने का कार्य होगा। और सबसे हार्ड जो सब्जेक्ट हैं इकोनॉमिक्स का ही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आय से भी 4-5 प्रश्न आपके पूछ जाते हैं। और राष्ट्रीय आय तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सरल है, लेकिन 2-3 टॉपिक है, ये है मांग लोच और पूर्ति, मांग की पूर्ति वगैरह, तो ये थोड़े टफ पड़ेंगे। यदि किसी देश को व्यापार से लाभ प्राप्त होता है तब उसका उपभोग बिंदु होगा क्या होगा? पीपीएफ के ऊपर। मध्यवर्ती उपभोग हेतु मांग पैदा होती है। मध्यवर्ती उपभोग हेतु मांग पैदा होती है अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादकीय क्षेत्रों में। मध्यवर्ती उपभोग हेतु मांग पैदा होती है अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादकीय क्षेत्रों में। अंतिम उपभोग हेतु मांग उत्पन्न होती हैं तो घरेलू व सरकारी क्षेत्र में। अंतिम उपभोग हेतु मांग उत्पन्न होती है, मांग कौन उत्पन्न करेगा? या तो घरेलू या फिर सरकारी क्षेत्र। वह योग्य आय बराबर हैं। तो ये बहुत ही टॉप प्रश्न है और यही बार बार पूछा जा रहा है।
व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। देखिए आप जो खर्च करते हैं ना, तो वो आपका एक तो जैसे कि आप कहीं कंपनी में लगे हुए 30,000 पेमेंट है, यदि गवर्नमेंट टैक्स लगाती हैं आपके ऊपर, वैसे लगेगा नहीं लेकिन यदि लगाती हैं, तो यदि इसमें से 2,000 टैक्स के रूप में चुकाना पड़ा, तो आपके यहाँ जो व्यय योग्य आय होगी वो होगी 28,000। तो ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत आय कितनी है 30,000, व्यक्ति प्रत्यक्ष कर कितना है 2,000, और व्यय योग्य आय कितनी हो जाएगी 28,000, क्योंकि ये तो 2,000 सरकार को चुकाना पड़ेंगे। यदि उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं होते हुए इकाई से कम है तो उपभोग व्यय में घटती दर से वृद्धि होगी। यदि उपभोग प्रवृत्ति स्थिर नहीं होते हुए इकाई से कम है, मैंने बोला था 1 से 9 तक इकाई होती हैं, तो उपभोग व्यय में घटती दर से क्या होगी, वृद्धि होगी। ये आपके सेकंड ग्रेड में पूछा गया, लेकिन थोड़ा सा मैटर लाइनें चेंज कर दी, वर्ड चेंज कर दिया। उपभोग व्यय में क्या है, घटती दर से वृद्धि होगी। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। यदि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसका क्या करना है, गुणक का मूल्य कैसे ज्ञात करना है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.75 है तो गुणक का मूल्य क्या होगा। तो देखिए गुणक हमेशा ना डबल होता है, कितना होता है, डबल। तो पहले तो हम इसका डबल करते हैं, तो 75 और 75 कितना होता है, 150 होता है, 150, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसकी जो सीमांत प्रवृत्ति है वो कितनी होगी, ठीक है ना। तो सीमांत प्रवृत्ति ये कह रहे हैं ऐसे समझा देता हूँ मैं, ये 150 वाला कॉन्सेप्ट छोड़ो आप। कोई भी चीज़ यदि आप 100 मानेंगे, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि ये ऑलरेडी 75 है, ठीक है ना। तो अब देखिए 25, 50, 75 और 100 आएंगे, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये क्या है 4 नंबर है। ये कह रहा है कि 75 के सीमांत वाला अंक कौन सा है, 75 के सीमांत, इसके जस्ट पास वाला अंक कौन सा है। तो 75 के सीमांत वाला अंक कौन सा होगा, 4 होगा। कौन सा होगा, 4। उत्पादन सिद्धांत में विस्तार पथ उपयोग सिद्धांत में किसके सदस्य होता है। तो ये मेरे को मिला नहीं है इसका आंसर। उत्पादन सिद्धांत में विस्तार तथा उपभोग सिद्धांत में किसके सदस्य होता है, क्योंकि एक पेपर पूरा था वो आरएस का, उसके ना तो आंसर की थी उसके अंदर, और इसलिए ये ना तो मेरे को नेट पे मिला है। तो अगर आपको यदि इसका कहीं मिल जाता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना, लिखना। फिर आगे अपन पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है जो मुद्रा से संबंधित होता है। मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रास्फीति। लेकिन आपके जो सवाल है ना वो स्फीति और अविस्फीति से तो कम आ रहा है, लेकिन मुद्रा से अदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो हम ये कॉन्सेप्ट मुद्रा का पूरा लेकर आया हूँ मैं, जो अगली वीडियो हम करेंगे। टोटल मुद्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सब हम देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।